अगर कोई कहे कि झगड़ा करना या किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना दरअसल एक हेल्दी रिश्ते की निशानी है, तो अक्सर लोगों को लगेगा कि ये कोई मजाक चल रहा है। बिल्कुल, लोग तो शांति को ही सब कुछ मानते हैं। राइट। आमतौर पर हम शांति और चुप्पी को एक बेहतर स्टेट मानते हैं, लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम समझेंगे कि कैसे कानूनी व्यवस्था ने इस बात को पहचाना कि चुप्पी का मतलब शांति नहीं बल्कि एब्सोल्यूट इंडिफरेंस होती है। हाँ, पूरी तरह से असंवेदनशीलता। एग्जैक्टली। आज हमारे पास एक बहुत ही फैसिनेटिंग और टाइमली सोर्स टेक्स्ट है, चैप्टर 13, जिसका टाइटल है ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टुडे एंड टुमारो। और आज हमारा टेक्स्ट में पैंडेमिक एरा के अडेप्टेशंस यानी टुडे से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर यानी टुमारो तक का कंप्लीट आर्क दिया गया है। ये सफर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ज्यादा। और इसकी शुरुआत में विंस्टन चर्चिल का एक एग्जैक्ट कोट रीड करना चाहूंगा मैं, जो चैप्टर के बिल्कुल शुरू में है। उन्होंने कहा था, द पेसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी, द ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। क्या खूब लिखा है। और कानूनी व्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये कोड बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। कोविड-19 एक ग्लोबल डिफिकल्टी थी, राइट? एक ऐसी आफत जिसने सब कुछ रोक दिया, लेकिन इसमें भी कानूनी प्रणाली ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। ओडीआर के जरिए। हाँ, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे इस डिफिकल्टी ने लीगल सिस्टम को बदल कर रख दिया। और सुनने वालों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आज टेक्स्ट की एग्जैक्ट इंग्लिश लाइंस को कोट करेंगे और फिर उनको एलैबोरेट करके उनके डीपर मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड द फोर्थ पार्टी। मैं रेडी हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ की लाइंस को रेफरेंस बनाते हुए टेक्स्ट क्लियर कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट नेसेसरली नेगेटिव। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सच में हम लोग हमेशा लड़ाई को गलत मानते हैं, राइट। पर टेक्स्ट समझाता है कि कॉन्फ्लिक्ट दरअसल एक दूसरे की प्रेजेंस का एक्नॉलेजमेंट है। लड़ाई करना हेल्दी है क्योंकि ये सुनने और सुनने जाने का एक स्ट्रगल दिखाता है, जबकि जो साइलेंस है वो एब्सोल्यूट इंडिफरेंस है। ये बहुत डीप साइकोलॉजिकल पॉइंट है और यहाँ पर पैंडेमिक का जिक्र आता है। जब कोरोना वायरस आया तो उसने लोगों को अपनी बबल्स में रहने पर मजबूर कर दिया। हाँ, वो आइसोलेशन वाला फेज। एग्जैक्टली, जिससे ह्यूमन सोसाइटी कंप्लीट एनर्वेशन के स्टेट में पहुंच रही थी। एनर्वेशन मतलब एकदम एग्जॉशन, थकान। उस पॉइंट पर ओडीआर ने सोसाइटी को रिवाइटलाइज किया, एक डिजिटल ब्रिज बनाया। ये तो हुई बैकग्राउंड की बात, पर अब आते हैं इसके सबसे इंट्रीगिंग लीगल डॉक्ट्रिन पर, फोर्थ पार्टी। यस, द फोर्थ पार्टी। मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिएशन में हमेशा 3 पार्टीज होती हैं, राइट? पार्टी ए, पार्टी बी और एक इंसान जो मीडिएटर होता है। तो ये फोर्थ पार्टी क्या है? क्या ये कोई एआई रोबोट है जो स्क्रीन के पीछे बैठा है? नहीं, कोई फिजिकल रोबोट नहीं है। अगर हम एग्जैक्ट इंग्लिश लाइंस पढ़ें टेक्स्ट से तो लिखा है, हियर टेक्नोलॉजी टेक्स पार्ट एज अ फोर्थ पार्टी। अच्छा। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक पैसिव टूल नहीं है, वो बस एक वीडियो कॉलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। वो एमिकेबल सॉल्यूशंस फाइंड करने में एक एक्टिव रोल प्ले करती है। वो इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर करती है, संवाद गाइड करती है। वाओ, तो प्लेटफॉर्म खुद एक तरह से पार्टी बन जाता है। बिल्कुल। और इसको सपोर्ट करने के लिए फुटनोट्स 1 से 4 को देखना जरूरी है। ईथन कट और जैनेट रिफ्किन ने इस पर बहुत डिटेल में बात की है, और प्रोफेसर रिचर्ड सस्काइंड का एक कोट है जो मैं रीड करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि ओडीआर विल कोट liberate a latent market, people and organization who have not felt able to take action in the past. मतलब जो लोग लीगल एक्शन लेने से डरते थे। हाँ, उनके लिए एक रास्ता खुल गया। यूके सिविल जस्टिस काउंसिल यानी सीजेसी के 2014 एडवाइजरी ग्रुप ने भी इस इंस्टीट्यूशनल एक्सेप्टेंस को प्रूफ के तौर पर मेंशन किया है। ये तो कमाल की चीज है। पर अगर ओडीआर लोकल कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर सकता है, तो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में क्या, जिसे हम क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स कहते हैं? क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स में तो इसका रोल और भी बड़ा हो जाता है। राइट। सेक्शन 2 इसी बारे में बात करता है। और एक ऑब्जर्वेशन है टेक्स्ट में कि ऑनलाइन मीडिएशन ने ऑनलाइन आर्बिट्रेशन से ज्यादा फेम गेन किया है। मैं सोच रहा था ऐसा क्यों? इसका सीधा सा रीजन है कंसेंट, सहमति। आर्बिट्रेशन प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि एक रिस्पोंडेंट किसी अनजान दूसरे देश के आर्बिट्रेटर को एक बाइंडिंग डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी देने में बहुत हिचकिचाता है। क्योंकि आर्बिट्रेशन का डिसीजन फाइनल होता है और मानना पड़ता है। एग्जैक्टली। और जब सामने वाला दूसरे जुरिस्डिक्शन में बैठा हो तो लोग डर जाते हैं।
मीडिएशन में सहमति होती है, इसलिए लोग वहां ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं ऑनलाइन। मेक सेंस। और यहाँ एक बहुत स्पेसिफिक फ्रेज हाईलाइट किया गया है, शैडो ऑफ ईबे लॉ। ये पढ़कर मैं थोड़ा क्यूरियस हो गया था, ये ईबे लॉ की शैडो क्या बला है? ये लीगल हिस्ट्री का बहुत बढ़िया हिस्सा है। टेक्स्ट में फुटनोट 5 है, कट्स एंड गिटनबी का रेफरेंस देते हुए। बेसिकली हुआ ये था कि मेगा कॉर्पोरेशंस जैसे ईबे ने लो वैल्यू क्लेम्स के लिए, मतलब छोटे मोटे डिस्प्यूट्स के लिए, अपने खुद के प्राइवेट ऑनलाइन डिस्प्यूट इकोसिस्टम्स बना दिए थे। वेट, रियली? उन्होंने खुद का लीगल सिस्टम बना लिया? एक तरह से हाँ, क्योंकि कोर्ट्स तो जाएंगे नहीं $50 के आइटम के लिए, और उनके इस प्राइवेट इकोसिस्टम ने स्टेट स्पॉन्सर्ड ओडीआर फ्रेमवर्क्स को हेविली इन्फ्लुएंस किया। उसी को शैडो ऑफ ईबे लॉ कहा जाता है। ये तो माइंड ब्लोइंग है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज भी तो होंगी। ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया उन्होंने? ट्रस्ट के लिए सॉल्यूशंस लाए गए, जैसे यूरोपियन यूनियन का डायरेक्टिव 2922 EC मेंशन किया गया है टेक्स्ट में। ये डायरेक्टिव क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट को कंज्यूमर और ट्रेडर के डोमिसाइल, यानी उनके होम कंट्री के बेस पर डिफाइन करता है। अच्छा, डोमिसाइल के बेस पर? हाँ, और प्राइवेट सेक्टर में BBB ऑनलाइन और स्क्वायर ट्रेड जैसी सील्स बनाई गई ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। टेक्स्ट एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल देता है कि अगर कोई कंपनी BBB ऑनलाइन प्रोसीजर के रिजल्ट को कंप्लाई नहीं करती तो उसकी सील तुरंत रिवोक कर ली जाती है। रेप्यूटेशन खत्म। बिल्कुल, जिससे कंपनीज लाइन पर रहती हैं। तो ओडीआर का कॉन्सेप्ट और उसकी हिस्ट्री समझने के बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, जिसमें इसका मेथोडिकल ब्रेकडाउन दिया गया है, स्पेसिफिकली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, ये सेक्शन बहुत प्रैक्टिकल है। तो मैं टेक्स्ट के एग्जैक्ट हेडिंग्स पढ़ता हूँ। पहला है 1 रेजोल्यूशन ऑफ द इकोनॉमिक बर्डन, मतलब ट्रैवल एक्सपेंसेस, कोर्ट फीस और लॉन्ग पेंडेंसी कॉस्ट्स का खत्म होना। टेक्स्ट यहाँ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन की फैसिलिटी की बात करता है। एसिंक्रोनस मतलब जहां दोनों पार्टीज एक ही टाइम पर अवेलेबल ना हो तब भी बात हो सके। अलग अलग टाइम पर अपने आर्ग्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। इससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। राइट। फिर आता है हेडिंग नंबर 3, पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। और सुनने वालों को यहाँ ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स क्रेजी हैं। हाँ, नंबर्स बहुत शॉकिंग है। टेक्स्ट क्लियरली स्टेट करता है कि इंडियन कोर्ट्स रफली 11 बिलियन शीट्स ऑफ पेपर यूज करते हैं, 1100 करोड़ कागज, जिसका ग्रीन कॉस्ट लगभग 1.3 मिलियन ट्रीज यानी 13 लाख पेड़ और 109 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर पर एनम है। ओह माय गॉड, ये हर साल का आंकड़ा है। और ओडीआर इस प्योर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन है ओडीआर को अपनाने का। और चौथा एडवांटेज है एलिमिनेशन ऑफ इनहेरेंट एंड सबकॉन्शियस बायस। मुझे यहाँ एक एनालॉजी याद आ रही है, रियलिटी सिंगिंग शोज वाली। वो ब्लाइंड ऑडिशंस जो होते हैं। एग्जैक्टली। जैसे उन शोज में जजेस सिर्फ आवाज सुनते हैं ताकि वो भेदभाव ना कर सकें, वैसे ही टेक्स्ट बेस्ड ओडीआर में ऑडियो विजुअल्स रिमूव हो जाते हैं। तो मीडिएटर के दिमाग में जो इम्प्लिसिट बायस होता है ना, रेस को लेकर, बैकग्राउंड को लेकर, वो खत्म हो जाता है। ये एकदम परफेक्ट तुलना है। और इन सब बातों को इंडियन कोर्ट्स ने भी रिकॉग्नाइज किया है। टेक्स्ट में लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स डिस्कस किए गए हैं। मैं बताती हूँ। प्लीज। पहला है शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और ट्रिमेक्स इंटरनेशनल के केसेस। यहाँ कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया कि सिर्फ टेक्स्ट या ईमेल्स के एक्सचेंज के जरिए भी वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स बन सकते हैं। मतलब स्टैम्प पेपर जरूरी नहीं है। नहीं। फिर मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स केस में कहा गया कि मॉडर्न टेक का यूज होना चाहिए अदालतों की ओवरक्राउडिंग कम करने के लिए। और ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा तो और भी क्लियर था। इसमें कहा गया कि इफेक्टिव कंसल्टेशन का मतलब एक जगह फिजिकली बैठना नहीं है। रिमोट कॉन्फ्रेंसिंग लीगली वैलिड है। एकदम वैलिड है। ये तो सब ठीक है, पर देखिए, हर डिसरप्टिव टेक की तरह ओडीआर की भी एक डार्क साइड है। हम इन रोड ब्लॉक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। सेक्शन 4 में डिसएडवांटेजेस का ब्रेकडाउन है। पहला ही अलार्मिंग है, 1 डिजिटल एंड जेंडर डिवाइड। ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं टेक्स्ट की एग्जैक्ट अलार्मिंग लाइंस पढ़ता हूँ। Only 1/3 of Indian women have access to internet facilities, far worse in rural areas, which have only 28% of users. सोचो, 28%। इसका सीधा सा मतलब है कि ओडीआर से जस्टिस का जो एक्सेस है वो स्पेसिफिकली गांव में और औरतों के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है। टेक्स्ट इसके लिए नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2022 का जिक्र करता है, जो इस डिवाइड को भरने की कोशिश है। राइट। और तीसरा डिसएडवांटेज है फंक्शनल कनंड्रम्स, जैसे डेटा प्राइवेसी इश्यूज, ऑनलाइन पर्सोनेशन और डिजिटल एविडेंस टैंपरिंग। ये सब रियल थ्रेट्स हैं।
बिल्कुल है, पर जो सबसे बड़ी उलझन है वो चौथे पॉइंट में है, अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द एंड प्रोडक्ट, मतलब इन्फोर्सिबिलिटी का इशू। ये एनफोर्समेंट वाला चक्कर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। थोड़ा सिंपल भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, अगर कोर्ट किसी केस को मीडिएशन के लिए भेजता है तो वो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के सेक्शन 21 के अंडर प्रैक्टिकली एनफोर्सेबल होता है। ओके, कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए। हाँ, और आर्बिट्रेशन सेक्शन 36 ऑफ द एएनसी एक्ट 1996 के अंडर एनफोर्सेबल है। पर अगर पार्टीज प्राइवेटली किसी ओडीआर प्लेटफॉर्म पर मीडिएट करती हैं तो उनका सेटलमेंट कानून की नज़र में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो केस वापस जीरो से शुरू? एग्जैक्टली। उस सेटलमेंट को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और आपको फिर से कोर्ट जाना पड़ेगा। मतलब मुझे चैलेंज करने दीजिए यहाँ तो। क्या ओडीआर इफेक्टिवली एक लीगल प्रोसेस बॉटलनेक को हटाकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक क्रिएट कर रहा है? एग्जीक्यूशन का बॉटलनेक? ये एकदम वैलिड क्रिटिक है। हाँ, स्पीड तभी काम आएगी ना जब फाइनल रिजल्ट एक्चुअली लागू हो सके। अगर एग्जीक्यूशन में सालों लगने हैं तो ऑनलाइन रेजोल्यूशन का फायदा आधा रह जाता है। सही बात है। अब टेक्स्ट में आगे एक सर्वे का जिक्र है सेक्शन 4 में, पर अनफॉर्चुनेटली इस टेक्स्ट कॉपी में वो चार्ट्स फिजिकली मिसिंग हैं। तो हम सीधा सेक्शन 6 और 7 पर चलते हैं, चैलेंजेस एंड मेजर्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि अब हम रियल ह्यूमन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या एक स्क्रीन एक कमरे की वॉल फीलिंग को रिप्लेस कर सकती है? कम्युनिकेशन बैरियर्स तो बहुत ज्यादा हैं। टेक्स्ट हाईलाइट करता है कि ग्लोबली लगभग 7,000 लैंग्वेजेस हैं और अकेले इंडिया में 22 रीजनल लैंग्वेजेस हैं। ट्रांसलेटर्स के बिना तो ये ऑनलाइन बहुत मुश्किल है। और इसी में टेक्स्ट एक पर्सनल एनेक्डोट शेयर करता है। कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशंस में ना अक्सर एक 1 आवर की टाइम लिमिट सेट कर दी जाती है। सिर्फ 1 घंटा? 1 घंटे में कैसे रेपो बिल्ड होगा किसी के साथ? वही तो। और इसमें एल्डरली सिटीजन्स का जिक्र है। जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो टेक्नोलॉजिकल इनअडैप्टेबिलिटी फेस करते हैं। टेक्स्ट बताता है कि उन्हें अपना माइक तक अनम्यूट करना नहीं आता कई बार। ओह, ये तो सच में बहुत दुख की बात है। इमोशनल डिस्प्यूट्स में ऑलरेडी लोग इतने स्ट्रेस्ड होते हैं। हाँ, लोग सिंपली फ्रस्ट्रेट होकर वीडियो टर्न ऑफ कर देते हैं। इसीलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो इसकी सॉल्यूशंस क्या हैं? टेक्स्ट क्या मेजर्स सजेस्ट करता है? एक बड़ा एग्जाम्पल दिया गया है पीसगेट का। ये एक ADR ERP ऐप है। टेक्स्ट इसकी वर्किंग समझाता है कि प्रॉपर डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है, ना कि सिर्फ बेसिक वीडियो कॉल्स की। लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक्स जैसे कैमरा एंड ऑल? हाँ, जैसे प्रॉपर लाइटिंग हो जिसमें फेशियल एक्सप्रेशंस और स्पेशली आंखें बिल्कुल परफेक्टली विजिबल हों। आंखें देखना तो वैसे भी मीडिएशन में बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और यहाँ टेक्स्ट एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करता है मीडिएटर के रोल पर। जब ऑफलाइन फिजिकल मीडिएशन होती है तो मीडिएटर आमतौर पर चाय या कॉफी ऑफर करके माहौल को हल्का कर देता है। हाँ, एक आइस ब्रेकर की तरह। पर ऑनलाइन में चाय कैसे ऑफर करोगे? वहाँ मीडिएटर को पावर ऑफ वर्ड्स यूज करनी पड़ती है। टेक्स्ट एक एग्जैक्ट डायलॉग देता है कि ऑनलाइन कैसे बोलना चाहिए। कोट, I understand we are connected online and so you may not feel as comfortable. I hope that the arrangements are to your suiting. वाह, मतलब शब्दों का वजन और बढ़ जाता है ऑनलाइन। से आधी नाराजगी वैसे ही दूर हो जाती है। पर ऑनलाइन ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए फिजिकल डिस्टेंस को कवर करने के लिए रेस्पेक्टफुल और पोलाइट वर्ड्स का होना और भी क्रूशल है। और साथ ही टेक्स्ट वार्न करता है कि पार्टीज को ओवरलैपिंग अवॉइड करनी चाहिए, वरना आवाज पूरी तरह इनऑडिबल हो जाती है। एक साथ बोलेंगे तो आवाज कट जाएगी। यहाँ टेक्स्ट में एक बड़ी जबरदस्त एनालॉजी है, मैं पढ़ता हूँ। कम्युनिकेशन इज नॉट अ स्ट्रीट और रोड। कम्युनिकेशन इज अ होल सिटी that has various roads, streets and pathways. क्या खूब लिखा है, एक पूरा शहर है संवाद। एकदम। तो इन सारी आज की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के बाद अब टेक्स्ट हमें ले चलता है टुमारो की तरफ, सेक्शन 8। और ये आने वाला कल बिना किसी डाउट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। फ्यूचर ऑफ AI एंड मीडिएशन। यहाँ मोर्स लॉ का जिक्र है, मैं एग्जैक्ट लाइन पढ़ता हूँ। When we talk about Moore's law, we understand that it essentially argues the doubling capacity of the processor chips. और ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का नतीजा है। ये है कि AI अब इंसानी क्षमता, स्किल्स और नॉलेज को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकता है, वो भी एक हाईली एफिशिएंट लेवल पर। पर एक कनंद्रम है यहाँ, AI में किस चीज की कमी है? इमोशंस, भावनाओं की कमी। एग्जैक्टली। टेक्स्ट एसेंशियली ये आर्ग्यूमेंट देता है कि फ्यूचर ऑफ मीडिएशन जो है ना, वो AI की हाई एफिशिएंसी को
इंसानी इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब ह्यूमन ईक्यू के साथ कंबाइन करने में छिपा है। सिर्फ एल्गोरिदम से काम नहीं चलेगा। पर मेरा एक डीप सवाल है यहाँ पर, अगर एआई इमोशंस को इंट्रिंसिकली समझ नहीं सकता, तो क्या हाई स्टेक्स इमोशनल फैमिली डिस्प्यूट्स में जहां रोना धोना और गुस्सा इन्वॉल्व होता है, क्या एआई कभी अकेला सक्सेसफुल हो पाएगा, या हमें हमेशा एक ह्यूमन फोर्थ पार्टी की जरूरत पड़ेगी जो कंसोल कर सके? देखिए, करंट टेक्स्ट के हिसाब से तो ह्यूमन टच इररिप्लेसेबल है। तो इस डीप डाइव को अगर हम समराइज करें तो आज हमने देखा कि कैसे पैंडेमिक ने हमें टुडे की एक नेसेसिटी दी, ओडीआर की क्रॉस बॉर्डर पोटेंशियल्स क्या है, लीगल रूलिंग जैसे शक्ति भोग क्या कहती है, हाँ, और डिजिटल डिवाइड कितना अलार्मिंग है। और कैसे टुमारो में एआई का इंटीग्रेशन आने वाला है। सुनने वालों के लिए इस टेक्स्ट की रेलेवेंस बहुत क्लियर है। चाहे कोई बिजनेस डिस्प्यूट में फंसा हो या फ्यूचर ऑफ जस्टिस को स्टडी कर रहा हो, टेक्नोलॉजी का एडाप्टेशन अब ऑप्शनल नहीं, क्रूशियल है। एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और इस डिस्कशन को रैप अप करते हुए मैं एक थॉट प्रोवोकिंग पजल रखना चाहूंगा, जहां हम सोर्स टेक्स्ट से एक कदम आगे की सोचते हैं। जरूर। आज हमने पढ़ा कि ओडीआर टेक एक फोर्थ पार्टी बन गई है और एआई के पास सिर्फ इमोशंस की कमी है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आने वाले कल में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो जाए कि स्क्रीन पर बैठे एआई एवतार्स हमारे फेशियल क्यूज और माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ के बिल्कुल ह्यूमन लाइक एम्पैथी दिखाने लगें, उनकी आवाज में हमदर्दी हो पर वो परफेक्टली फ्लॉलेस और अनबायस्ड हो। एक आर्टिफिशियल पर परफेक्ट मीडिएटर। राइट। तो उस फ्यूचर में कोई इंसाफ के लिए इंसानों पर ट्रस्ट करना चाहेगा जिनमें इनहेरेंट बायस होते हैं, या एक फ्लॉलेस पर आर्टिफिशियल एल्गोरिदम पर? ये कानून और सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एथिकल क्वेश्चन होने वाला है आने वाले दौर में। और इसी गहरे विचार के साथ हम अपना आज का डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।